ब्रेन की डिजीज को कहते हैं। आपके कोर्स में 3 डिजीज शामिल किए गए हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं। पहले डिजीज का नाम है पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसन डिजीज में जो सब्जेक्ट होगा, जो पेशेंट होगा, उसके बॉडी में ट्रीमर्स नजर आएंगे, आपको कपकपाहट नजर आएंगी, ठीक है, हाथ की शक्ल में, हाथ उसका, ठीक है, इस तरह से ट्रीमर्स कर रहा होगा। उसके कंट्रोल में नहीं होता, वो चाहता है कि मैं कंट्रोल करूं, बट किसी के साथ हाथ मिला रहे होते हैं तभी भी, या उसका हेड मूवमेंट कर रहा होता है। सही है, आपके यहाँ तो किसी का भी मुझे हेड इस तरह से हिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो आप लोगों में से कोई पार्किंसन का पेशेंट नहीं है। ये मोस्टली 30-35 के बाद, 40 इयर्स के बाद लोगों में ये बीमारी आ जाती है। तो डेफिनेशन में क्या है? ट्रिमर्स है, डिमिनिश्ड मोटर पावर है। मोटर पावर जो है, जो ब्रेन से आपका जो मोटर एरियाज है, वो पावर आपका साथ नहीं देगा। सो ये पावर क्या हो जाएगा? मोटर पावर आपका स्लो हो जाएगा। रिजिडिटी, सख्तपन भी होगा आपकी बॉडी के अंदर। वजह क्या है? चलो आपने देख लिया, आप किसी शख्स को देखते ही समझ जाएंगे कि ये पार्किंसन है, बट इसकी वजह क्या है? ब्रेन के अंदर कुछ सेल्स है, उसकी डेथ हो जाती है, मर जाते हैं। कौन से सेल्स? वो सेल्स जो डोपामिन प्रोड्यूस करते हैं। डोपामिन क्या है? ये एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, और ये जिन जिन सेल्स के अंदर बन जाते हैं वो सेल्स मर जाते हैं। तो जब वो सेल मर जाते हैं तो डोपामिन भी नहीं बनेगा, वो डोपामिन का लेवल बहुत कम होगा, इसीलिए मसला होगा। इसका इलाज क्या है? पार्किंसन का इलाज, इसको एक दवाई दी जाती है, लेवोडोपा, कार्बिडोपा और ग्लियल डिराइव्ड ग्रोथ न्यूरोट्रोपिक फैक्टर। ये कुछ ड्रग्स है, दवाइयों का नाम है, इसको दिया जाता है जैसा आपकी दिलचस्पी के लिए। दूसरी बीमारी है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी में अगर आपने सुना होगा, मिर्गी जिसको बोलते हैं, कुछ लोग बैठे बैठे एकदम से जो है उन पर दौरा आ जाता है, हम लोग बोलते हैं मिर्गी। खड़े खड़े एकदम से गिर जाते हैं, खेलते खेलते एकदम से गिर जाते हैं, और फिर बॉडी के अंदर कोई खास किस्म के मूवमेंट्स शो करते हैं, राइट। कुछ लोग अपना जो हाथ है उसको दांतों के नीचे आकर उसको पकड़ लेते हैं, कुछ बाल को खींच लेते हैं अपने, तो अपने होश हवास में नहीं रहता। इसको फिट्स भी बोलते हैं, फिट्स जो दौरे आते हैं मरीज के ऊपर, इसको फिट्स भी बोलते हैं, फिट्स। सो हम इसको मिर्गी बोलते हैं। अगर ये बीमारी 30 साल से पहले, वैसे इस बीमारी के जो पेशेंट होते हैं वो अक्सर 30 साल से पहले ही बच्चों में भी होती है, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, यंग में भी सब होता है ये मिर्गी। अगर इस बीमारी की जो ऑनसेट है, शुरुआत है, ऑनसेट मतलब शुरुआत, अगर वो 30 साल के बाद किसी में नजर आए तो आफ्टर 30 ईयर, इसको फिर ऑर्गेनिक डिजीज का नाम दिया जाता है। सही है, तो ये कभी ऑर्गेनिक डिजीज आप समझिए, ऑर्गेनिक डिजीज के आप लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम सुना था, बट ऑर्गेनिक डिजीज में अगर मिर्गी की जो बीमारी है, अगर वो 30 साल के बाद नजर आना शुरू हो जाए लोगों के अंदर, तो इसको क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक डिजीज इसको कहेंगे। और दूसरी बात ये, अब इसकी वजह क्या है? एपिलेप्सी, एकदम से बंदा अपना कंट्रोल लॉस कर लेते हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये लेट्स सपोज ये आपका जो ब्रेन है, आपके ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिक इंपल्स बड़े नज्म व ज़ब्त से, बड़े डिसिप्लिन से एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी, इस तरह से मुख्तलिफ जगहों में क्या कर रहे हैं? ट्रेवल करते हैं आपके दिमाग के अंदर, नर्व इंपल्स, ठीक है, बड़े डिसिप्लिन से। बाज लोगों में ये जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, इस नर्व इंपल्स को आप लोग एक और नाम भी दे सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। बाज लोगों में ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बहुत ज्यादा रैपिड हो जाता है,
बहुत ज़्यादा तेज हो जाते हैं, एकदम से राइट, एबनॉर्मली किसी खास इलाके में वो डिसिप्लिन खत्म हो जाता है, एकदम से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इतने ज़्यादा इस इलाके से आ जाते हैं कि जिसकी वजह से पेशेंट अपना कॉन्शियस लॉस कर लेता है और उसको मिर्गी का दौरा आ जाता है। सो एक्सेसिव रैपिड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ब्रेन के किसी खास हिस्से में जो है, ये ऐसा प्रॉब्लम हो तो एपिलेप्सी हो जाती है। इसकी वजूहात एग्जैक्टली नहीं पता साइंटिस्ट को। इसमें जूता क्यों सुंघाते हैं? वो मुख्तलिफ लोग ऐसा अब जूता सुंघाते हैं, उसकी क्या वजह हो सकती है। ये सारे के सारे कन्वेंशनल है, उसके पीछे कोई साइंटिफिक वो नहीं हो सकता है जूता जो उसको सुंघाते हैं उसे कुछ हो, बट मैं भी ऐसा हो तो फिर तो क्लिनिक में डॉक्टर सारे जूते रखेंगे अपने पास, स्पोर्ट्स वाले जूते, जैसे मरीज आया उसको जो है जूते सुंघाते हैं। मैं भी ऐसा कुछ हूँ। इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन आज तक पता नहीं चल सका है। दिमाग की जो बीमारियां होती है उसमें बहुत सारे खोई हुई बीमारियां होती है, एग्जैक्ट रीजन पता नहीं चलता, बट थोड़े बहुत फैक्टर्स जो है उनका पता चल जाता है कि अच्छा ये रीजन हो सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया हुआ है इमोशनल डिस्टर्बेंस, कुछ लोग इमोशनली थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, इमोशनली उनके अंदर ये दौरा आ जाता है, ट्रिगर करते हैं, ऐसा ट्रिगर रोल अदा करते हैं, मतलब काज तो नहीं है, ट्रिगर है कि ये हो जाएगा तो बीमारी आएगी। जब तक वो बंदा रिलैक्स है, कोई उसको गुस्सा नहीं दिला रहा है, इमोशनल नहीं कर रहा उसको, ये रिलैक्स है, राइट। बाकी माइंड के अंदर जो दुनिया है, ब्रेन के अंदर जो वर्ल्ड है, वो अपनी कॉम्प्लेक्सेशन में यूनिक है। इस बीमारी का पता लगाने के लिए कि ये किसी शख्स को ये बीमारी है या नहीं है, एपिलेप्सी है या नहीं है, उससे एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, EEG, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, EEG। दिल के लिए क्या करते हैं, ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है। लेकिन ये EEG जो है ये एपिलेप्सी के टेस्ट के लिए किया जाता है, और इसका इलाज भी है एपिलेप्सी का, मतलब दवाई देते हैं सोडियम वालप्रोएट और कार्बामाजिपिन। वैसे तो और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं, बट आपकी दिलचस्पी के लिए ये दो ड्रग्स डाले गए हैं। अल्जाइमर डिजीज़ ये वो डिजीज़ है जिससे आज कल मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने PhD के लिए इस डिज़ीज़ पे काम करूं, और दुनिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता हुआ ब्रेन नर्वस डिसऑर्डर है, तरक्की याफ्ता ममालिक में, गैर तरक्की याफ्ता में, सब में इक्वली तेज़ी से बढ़ती हुई अब वो है बीमारी है ये अल्जाइमर डिजीज़। बिकॉज जिस शख्स ने डिस्कवर किया था उसका नाम था अल्जाइमर, 1902 आई थिंक, 1902। इस बीमारी में आपका जो ब्रेन का जो फंक्शन है वो स्लो हो जाता है, स्लो डाउन। स्पेशली मेमोरी की बात करें तो आपकी मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाती है। मेमोरी का चले जाने को हम लोग डिमेंशिया भी बोलते हैं, डिमेंशिया। मेमोरी लॉस तो मुख्तलिफ केसेस में हो सकते हैं, लेकिन अल्जाइमर में एक निशानी है डिमेंशिया। मेमोरी जो है मोस्टली उसका साथ नहीं देती है, चीज़ें याद नहीं रहती है, और वक्त के साथ साथ ये बीमारी और भी बिगड़ती जाती है, और भी बिगड़ती जाती है अल्जाइमर डिजीज़। इसके बारे में जब हमने पता लगाया, सर्च किया कि अल्जाइमर डिजीज़ क्यों होती है, पता चला कि ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन होते हैं, ये एक न्यूरॉन है, लेट्स सपोज इज अ न्यूरॉन, सेल टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है। नर्वस टिश्यू के बाहर, न्यूरॉन के बाहर प्रोटीन के कुछ फ्लैग्स बन जाते हैं, कोगुलेटेड प्रोटीन, एबनॉर्मल प्रोटीन है, ये इधर जमा हो जाते हैं। जिन जिन लोगों को बीमारी नहीं है उनमें ये प्रोटीन यहाँ पर एक्यूमुलेट नहीं होंगे, लेकिन जो शख्स इस बीमारी
का पेशेंट बन जाए, उसके न्यूरॉन के बाहर आपको क्या नज़र आएगा? सेल के बाहर आपको प्रोटीन के प्लेग्स नज़र आएंगे, ठीक है। ये जो अक्यूमुलेटेड हो गए हैं, और इनसाइड द न्यूरॉन आपको फाइबर्स नज़र आएंगे जो कि एक दूसरे के अंदर क्या हो गए हैं? इंटेंजल हो गए थे, मर्जे हुए थे एक दूसरे के अंदर। तो ये भी एबनॉर्मल केस है कि जिसमें फिलामेंट्स एक दूसरे के अंदर इंटेंजल हुए हैं और बाहर जो है प्रोटीन के प्लेग्स है, प्रोटीन जमा हुआ है। ये जो बाहर वाला प्रोटीन प्लेग है और अंदर का जो फिलामेंट इंटेंजलमेंट है, ये इस न्यूरॉन को वक्त के साथ साथ मार देगा, इसकी डेथ काज होगी, डीजेनरेट हो जाएगा। जब आपका न्यूरॉन डीजेनरेट हो जाए तो फंक्शन भी लॉस हो जाएगा। ये न्यूरॉन खासकर कहां पर डीजेनरेट होगा? ब्रेन में खास इलाके है, कॉर्टेक्स, ठीक है, दिस इज द कॉर्टेक्स। और इसके अलावा एक और जगह भी है, हिपोकैम्पस। आप लोगों ने पढ़ा था हिपोकैम्पस, जो कि फोर ब्रेन का हिस्सा है, लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा है। कॉर्टेक्स, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर जो कॉर्टेक्स है वो वहां सेल डीजेनरेट हो जाएंगे और हिपोकैम्पस के अंदर सेल्स डीजेनरेट हो जाएंगे। इसका इलाज लोग सर्च कर रहे थे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा भी इरादा है, हो सकता है बीइंग अ फार्मासिस्ट इसके लिए हम कोई ऐसी दवाई तैयार कर सके कि इसका इलाज हो जाए। फिलहाल इसका इलाज ये है कि हर वो दवाई जो एसिटाइल कोलिन को ज्यादा करे, एसिटाइल कोलिन क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है। हर वो दवाई जो एसिटाइल कोलिन को बूस्ट करे, वो दवाई इस अल्जाइमर डिजीज में जो मेमोरी है उसको थोड़ा सा रिस्टोर कर सकता है, ठीक है। एसिटाइल कोलिन हर वो दवाई जो एसिटाइल कोलिन के लेवल को क्या करे? ज्यादा करे। तो कोई खास ऐसा कोई इलाज नहीं है फिलहाल इसका, ठीक है, कि एग्जैक्टली आपने दे दिया बस खत्म हो गया थ्रू आउट द लाइफ। ड्रग्स, दवाई, नशा वगैरह जो है उसका कोऑर्डिनेशन पर क्या रोल है? मतलब मुख्तलिफ, कुछ सिगरेट पीते, कोई चरस पीते, कोई शराब पीते, कोई हेरोइन पीते, कोई पान। नशा और कोऑर्डिनेशन में बहुत बड़ा लिंक है। बंदा शराब पीते हैं तो वो सही तौर पर चल नहीं सकते, कोऑर्डिनेशन लॉस, सही तौर पर बात नहीं कर सकते, कोऑर्डिनेशन लॉस्ट। तो मोस्टली जो ड्रग्स होते हैं वो आपके दिमाग पर क्या असर करेंगे? नंबर वन, ये या तो आपके लिम्बिक सिस्टम को इफेक्ट करेगा जो ड्रग्स आप लेते हैं, या वो किसी न्यूरोट्रांसमीटर के एक्शन को या तो प्रोमोट करेगा या स्लो डाउन करेगा। आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, तो बाज ड्रग्स न्यूरोट्रांसमीटर को सुप्रेस करेगा, बाज ड्रग्स न्यूरोट्रांसमीटर को इंक्रीज कर देगा, रेज कर देगा। ये नशे की मतलब इस तरह दो एक्शंस होते हैं। एग्जांपल आपके पास है निकोटीन। निकोटीन जो है वो सिगरेट के स्मोक के अंदर मौजूद है। निकोटीन जो है ये करते क्या है? आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो नर्व्स हैं, उन नर्व्स में ये कहां पर आ जाता है? ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है और ये पोस्ट साइनेप्टिक, और ये जो मेम्ब्रेन है इसको क्या कहते हैं? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर आपका जो निकोटीन है वो यहां पर एक्ट करता है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर। यहां पर रिसेप्टर लगे हुए होते हैं। यहां पर क्या लगे हुए होते हैं? रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। इन रिसेप्टर्स को क्या कहते हैं हम लोग? निकोटिनिक रिसेप्टर्स, निकोटिनिक रिसेप्टर्स को बोलते हैं। आमतौर पर यहां पर एसिटाइल कोलिन आ जाता है। आमतौर पर यहां पर कौन आ जाता है? एसिटाइल कोलिन आ जाता है। हाँ, अपने आप को इधर अटैच कर देगा, ये न्यूरॉन स्लीपिंग पोजीशन में जाएगा।
स्लीपिंग पोजीशन में। ये एसिटाइलकोलिन इस न्यूरॉन को जगाती भी नहीं है जब ये आ जाएगा, बशर्ते कि एसिटाइलकोलिन आ जाए, न्यूरॉन रेस्ट करेगा। बट जब आप सिगरेट पीते हैं, सिगरेट के अंदर क्या है? निकोटीन है। निकोटीन जो है यहां से ट्रेवल करता हुआ एसिटाइलकोलिन के बजाय कौन आ जाएगा? निकोटीन आ जाएगा। जब निकोटीन रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाएगा फिर तो एसिटाइलकोलिन को तो जगह ही नहीं मिलेगा। अब एसिटाइलकोलिन का एक्शन क्या हुआ? सुप्रेस हो गया। ये न्यूरॉन क्या करेगा? एक्साइटेड करेगा, न्यूरॉन स्टिमुलेट हो जाएगा। न्यूरॉन के स्टिमुलेट होने से क्या होगा? हार्ट रेट बढ़ जाएगी, दिल की धड़कनें बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो मूवमेंट होते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर मूवमेंट होती है, आप फील नहीं कर सकते इस वक्त, पर मूवमेंट होती है, वो मूवमेंट भी क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। क्यों? निकोटीन की वजह से। अगर निकोटीन नहीं है, एसिटाइलकोलिन है, एसिटाइलकोलिन यहां पर आकर इस न्यूरॉन को क्या करेगा? सुला देगा। जब ये न्यूरॉन सुला दिया जाएगा तो हार्ट रेट कम होएगा, ब्लड प्रेशर कम होएगा, मोबिलिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो आप देख रहे हैं, जस्ट एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि जो ड्रग होते हैं वो आपके ब्रेन में या तो किसी न्यूरोट्रांसमीटर के एक्शन को बढ़ा देंगे या स्लो डाउन कर देगी। सो यहां तक आपके नर्वस डिसऑर्डर्स हो गए। नेक्स्ट टॉपिक में आपसे फिर बात करते हैं। थैंक यू।